ये जैसा बन पाया, मैंने भारत का एक नक्शा बनाने की कोशिश करी है। ड्राइंग मेरी वैसे ही ख़राब है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर जब यहाँ पर आते हैं, तो होता क्या है, यूरोप से आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? यूरोप से आ रहे हैं। और यूरोप से समुद्र के रास्ते ये भारत पहुंचते हैं। अब सब समुद्र के रास्ते क्यों पहुंचते हैं? क्या उससे पहले ट्रेड नहीं हुआ करते थे? हमने तो ये सुना था कि भाई विजयनगर जो एम्पायर था उसके भी ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे, मुगल जो थे उनके भी ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे यूरोपियन कंट्रीज के साथ। तो फिर समुद्र के रास्ते आने की क्या ज़रूरत थी? नए समुद्री मार्ग खोजने की क्या ज़रूरत थी? हुआ क्या था कि यूरोप और एशिया के बीच में, भारत के बीच में एक साम्राज्य पड़ता है, ओटोमन साम्राज्य, ठीक है, जो मॉडर्न डे टर्की जिसको अपन कहते हैं, आप नक्शे पे देखना, तो उसको कहते हैं ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य ने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे यूरोप से एशिया को कनेक्ट करने वाले, तो ट्रेडर्स वहां से आ ही नहीं पा रहे थे। अब यूरोपियन जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, उनको नए रास्ते चाहिए थे, जैसे कि स्पेनिश ट्रेडर्स थे, पुर्तगाली ट्रेडर्स थे, और ऐसे ही ब्रिटिश ट्रेडर्स हुआ करते थे। तो इन्होंने समुद्र के रास्ते से नई नई जगह खोजनी शुरू करी और समुद्री मार्ग खोजने शुरू करे। उससे पहले समुद्री मार्गों के बारे में पता नहीं था यूरोप वालों को। एग्जाम्पल के तौर पे वास्को डी गामा भारत आया, कोलंबस अमेरिका आया। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका थ्रू द सी रूट इन 1492 एडी, ठीक है। और वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया थ्रू सी रूट इन 1498 एडी। 1498 एडी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कोलंबस अमेरिका जा रहा है, वास्को डी गामा कहां जा रहा है? इंडिया जा रहा है 1498 एडी में। आप बोलोगे साहब क्या ये वास्को डी गामा ब्रिटिशर था? क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी से था? अरे नहीं भैया, नहीं, ये ब्रिटिशर नहीं था, ये यूरोप से था, और यूरोप में पुर्तगाल से था। सो आपसे सवाल पूछा जाए कि पहले यूरोपियंस जो भारत में आए वो कौन थे? वो पुर्तगाली थे, क्योंकि 1498 एडी के अंदर आ गए थे, और ब्रिटिशर्स तो 1608 एडी में आए हैं। 1498 एडी में कौन आ गया था? पुर्तगालीज आ गए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा जो है 1498 में पुर्तगाल आ गया था। अच्छा, ये पुर्तगाल से आया तो सबसे पहले भारत में लैंड कहां करा? यहां पे एक जगह है कैलीकट, कालीकट बोलते हैं, कलकत्ता मत समझ लेना, कालीकट बोलते हैं, कैलीकट बोलते हैं, ठीक है। तो कैलीकट में आया था, लैंड करा था यहाँ पे, और यहाँ पे उस समय राज हुआ करता था जैमोरिन रूलर्स का। जैमोरिन रूलर्स का रहता है, ठीक है। तो काफ़ी समय तक पुर्तगाली जो हैं भारत के लैंड पर रहते हैं। लेटर ऑन अपन देखेंगे कि न सिर्फ पुर्तगाली, न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द ब्रिटेन, बट देखो पुर्तगाली तो आया है, पुर्तगाल से तो लोग आए हैं एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी भी कंपनी थी, ठीक है। उसके बाद डच भी आए हैं, डच भी भारत में आए हैं, और इन्होंने भी अपनी जो है छोटी मोटी कॉलोनी बनाने की कोशिश करी थी। डच कौन होते हैं? नीदरलैंड, जिनको आप समझते हो, मैप पे देखना, नीदरलैंड वालों को डच कहते हैं, ठीक है। तो डच आर्मी भी आई थी, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1608 में आई चुकी थी। और लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी, फ्रांस वाले। ये चारों जो यूरोप की पावर्स थी वो भारत के अंदर बिजनेस के पर्पज से एंटर करती हैं, और धीरे धीरे इनमें आपस में भी लड़ाई होती है बिजनेस को लेकर के, और लास्ट में जीतता कौन है? ब्रिटेन। ये सब हार जाते हैं, इनके पास छोटी छोटी कॉलोनीज रह जाती हैं। जैसे पुर्तगालीज के पास दो, एक तो गोवा रह जाता है, गोवा रह जाता है मेनली, और पुर्तगालीज ने तो गोवा पे 1961 तक राज करा है। 1960 तक भी पुर्तगालीज ने गोवा पे राज करा है। भारत की आर्मी को गोवा छुड़ाना पड़ा था पुर्तगालीज से, लड़ाई हुई थी। वो एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन जी की, सात हिंदुस्तानी, आप कभी देखना, वो शायद इसी पर आधारित है कि पुर्तगाल की आर्मी
जो गोवा पे कब्जा करके रखती है, और इंडियन आर्मी 1960 में कैसे लड़ती है और गोवा को कैसे फ्री कराते हैं। तो पुर्तगाली की एक जगह गोवा भारत में काफ़ी लंबे समय तक रही थी। ब्रिटेन तो खैर रही है। फ्रांस की रही है पौंडीचेरी। फ्रांसीसी लोगों का राज पौंडीचेरी पे काफ़ी दिनों तक रहा, और भारत ने इसको भी, पौंडीचेरी को भी फिर यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करा। फ्रांसीसी का ही यहाँ पे राज हुआ करता था। तो ठीक है, तो एक बार इसको आप नोट कर लो, ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, फिर अपन और आगे चलते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब देखिए, अब अपन चर्चा करेंगे सिर्फ इस चीज की, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, राज भी इन्होंने करा था, लड़ाई भी इन्हीं से करेंगे अपन लोग। प्रॉब्लम कहां पे आती है कि ये बंगाल का जो एरिया है, दिस एरिया, यहां पर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लेते हैं, और फैक्ट्री का जो नाम देते हैं वो देते हैं फोर्ट विलियम। और एक बड़ी फेमस फैक्ट्री रहती है इनकी, कासिम बाजार फैक्ट्री। ये कलकत्ता की बात कर रहे हैं अपन, है ना, बंगाल कलकत्ता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो जाती है। यहाँ पे इनको फ्री दस्तख्त मिले हुए थे, फ्री ट्रेड पासेस मिले हुए थे। लेकिन यहाँ पे एक नवाब है, यहाँ पर उस समय एक नवाब है, इस नवाब का नाम है नवाब सिराजुद्दौला। अब ये जो नवाब साहब हैं, ये क्या देखते हैं कि इनकी जो टेरिटरी है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो इनको दस्तक दी गई है, जो इनको फ्री ट्रेड पासेस दिए गए हैं, उनका मिसयूज कर रही है। यानी कि लाइसेंस आपको किसी और चीज का दिया गया है करने का, कर आप कुछ और रहे हो, और सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हो। तो उस समय सरकार कौन है यहाँ पे? नवाब सिराजुद्दौला। इसकी आंखों में कौन धूल झोंक रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी धूल झोंक रही है, दस्तक का गलत इस्तेमाल कर रही है। फिर उसको मिस इन्फॉर्मेशन भी दिया करती थी। और सबसे बड़ी बात क्या करती है, ये जो फोर्ट विलियम जिसको फैक्ट्री के नाम से स्टार्ट करा था, उसका फोर्टिफिकेशन कर लेते हैं, यानी उसको किलेबंदी कर लेते हैं, उसको किला बना लेते हैं। अब किला बनाने का मतलब ये है कि भैया आप युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो, और उस किले के अंदर आप अपनी आर्मी रख रहे हो। अगर आप बिजनेस करने आए हो तो भैया आप आर्मी क्यों रख रहे हो, आप बिजनेस करो। पर इन लोगों ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साथ आर्मी लेके चलते थे साथ में, और वेल इक्विप्ड आर्मी रहती थी, बंदूक लेकर के रहते थे ये लोग। ठीक है ना, उस समय हमारे राजाओं के पास बंदूकें रहे ना रहे, इनके पास बंदूकें रहा करती, तो फोर्टिफिकेशन करने लग गए लोग। तो नवाब सिराजुद्दौला को भड़क गए, बोले कि यार ये क्या है, ये तो मतलब एक तरीके से मेरे साम्राज्य में मुझसे ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अब बैटल शुरू होती है नवाब सिराजुद्दौला में और ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो क्या होता है कहानी, ये देखिएगा। सिराजुद्दौला के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, बंगाल का नवाब है। 1756 से लेकर 1757 तक नवाब सिराजुद्दौला नवाब रहता है बंगाल का। इस दौरान क्या होता है कि जब उसको ये पता चलता है कि साहब मेरे को धोखा देने की कोशिश की जा रही है, तो ये अटैक कर देता है फोर्ट विलियम्स पे और कासिम बाजार की फैक्ट्री पे, और उनको जीत लेता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स को वहां से पीटता है, कूटता है उनको पकड़ के। तो कासिम बाजार की फैक्ट्री को सीज कर लेता है, और फोर्ट विलियम्स जो था उसको भी क्या कर लेता है, उस पर भी कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस ये करवा देता है, जिसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ 1756। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या करता है कि तकरीबन 143 ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उनको एक छोटी सी काल कोठरी के अंदर ठूस देता है, जबरदस्ती, जगह भी नहीं थी, ठूस दिया जाता है। वहाँ पे शायद सांस लेने के लिए एक खिड़की थी, मतलब एक खिड़की से हवा आ रही थी बस। तो और तकरीबन पूरी रात भर ये लोग वहाँ पर रहते हैं। तो 143 ऑफिसर जो आदमी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनमें से 126 के आसपास शायद वहीं मर जाते हैं, सफोकेशन से मर जाते हैं। तो ये जो इंसिडेंस होता है, ये जो एक बर्बरता थी, उसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, अब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हो जाती है तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ब्लैक होल ट्रेजेडी किस समय पर हुई थी, तो सिराजुद्दौला ने करी थी, बंगाल के अंदर हुई थी। ठीक है ना, फिर क्या होता है, फिर मद्रास से, बंगाल के अंदर, बंगाल के आर्मी वाले तो हार गए थे, बंगाल के जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो तो हार गई थी।
मद्रास में इनकी दूसरी आर्मी स्टेशनड थी, किसकी? ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो क्या करते हैं ये लोग, यहां से आर्मी चलती है, यहां तक आती है इनकी थ्रू सी रूट, ठीक है, यहां से चल के यहां तक आती है थ्रू सी रूट, और यहां से एक जनरल आता है इनके साथ जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अब ये रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, ये बड़ा तेज तर्रार अधिकारी है और ये पूरी सिचुएशंस बदल देगा। अब आगे से जो भी युद्ध लड़े जाएंगे मेजर, वो रॉबर्ट क्लाइव लड़ेगा, आप देखना, और जीतता हुआ जाएगा, ठीक है। मद्रास से आया ये बंदा, ठीक है। तो कौन आ रहा है यहाँ पे, मैंने याद रखने के लिए बताया आपको खाली, क्लेवर क्लाइव। क्लेवर इसका नाम नहीं है, क्लेवर यानी होशियार, होशियार क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, रॉबर्ट क्लाइव आता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये हरा देता है वापस से, किसको हरा देता है? सिराजुद्दौला की आर्मी को इनिशियल में हरा देता है, और एक ट्रिटी होती है इनके बीच में, ट्रिटी ऑफ अलीनगर 1757 के अंदर। ट्रिटी ऑफ अलीनगर के साथ ये वाला जो किस्सा होता है कि भाई लोगों को बंदी बना गया है, फोर्ट विलियम्स छीन लिया है, कासिम बाजार की फैक्ट्री छीन ली है, ट्रिटी ऑफ अलीनगर से ब्रिटिशर्स वापस से वो चीज़ें हासिल करने के लिए, मतलब वापस से एक युद्ध बंद हो जाता है उनके बीच में, आर्मी, ब्रिटिश आर्मी के बीच में और नवाब की आर्मी के बीच में युद्ध बंद हो जाता है। फोर्ट विलियम्स और कासिम बाजार की फैक्ट्री दोबारा से ब्रिटिशर्स को दे दी जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रिटी ऑफ अलीनगर। अलीनगर की ट्रिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब कासिम बाजार पे, कलकत्ता पे अधिकार करा नवाब ने, तो फोर्ट विलियम्स का नाम बदल करके उसने अलीनगर कर दिया था। इसने फोर्ट विलियम्स का नाम बदल करके क्या कर दिया था? अलीनगर कर दिया था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिटी ऑफ अलीनगर। तो ये पूछा सकता है, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होती है ट्रिटी ऑफ अलीनगर। पर कहानी अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। ये कोई डिसिसिव विक्ट्री थी नहीं कि किसका साम्राज्य रहेगा, ये तो छोटी मोटी बैटल थी जिसकी वजह से ट्रिटी ऑफ अलीनगर हो गया। अब क्या होता है, लेकिन ये भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आते, और नवाब सिराजुद्दौला का भी जो ईगो होता है वो नीचे नहीं बैठता। तो एक बड़ा युद्ध होता है, एक बड़ा युद्ध प्लान होता है कुछ समय बाद 1757 में, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 एडी के अंदर हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था? तो नवाब सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर है, और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है, ठीक है। इनके बीच में प्लासी का युद्ध होता है 1757 का। सिराजुद्दौला को पूर्ण यकीन था कि इस बार भी मैं ब्रिटिशर्स को कूट दूंगा, पीट दूंगा, भगा दूंगा। पर होता क्या है, क्लेवर क्लाइव, साम दाम दंड भेद युद्ध नीति। तो क्या करता है क्लाइव, सिराजुद्दौला के आर्मी में से और उसके राज्य में से कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को अपनी तरफ मिला लेता है, ठीक है। अब जब मिला लेता है तो कौन कौन को मिला लेता है? मीर जाफर को मिला लेता है। मीर जाफर कौन था? कमांडर था। सेनापति को ही मिला लेता है भाई, है। मानिक चंद को मिला लेता है, अमी चंद को मिला लेता है, और जगत सेठ को मिला लेता है। ये नाम आप याद रखिएगा। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीर जाफर है, क्योंकि ये बिट्रेल देता है सिराज को। जब सेनापति ही सिराजुद्दौला को बिट्रेल दे देगा तो युद्ध कैसे जीतेंगे, ठीक है ना। तो इन लोगों को खरीद लिया जाता है और ये सिराज के युद्ध में मदद नहीं करते हैं। सिराजुद्दौला हार जाता है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 एडी। बात समझ में आ गई? तो एक टॉपिक जो आपको याद रखना है वो ये है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल। और यहाँ लड़ने वाला आदमी कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, जिसको हम क्लेवर क्लाइव भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए। अब क्या होता है, जब ये सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है तो मीर जाफर को राजा बना दिया जाता है। मीर जाफर को
राजा बना दिया जाता है, मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। लेकिन मीर जाफर क्या होता है, जो जिसने एक को धोखा दिया वो दूसरे को भी धोखा देगा, धोखेबाज तो धोखेबाज है। तो वो ये भाई मीर जाफर ब्रिटिशर्स को भी धोखा देने की सोचता है। और क्या करता है, डच आ चुके थे, मैंने बताया था डच जो नीदरलैंड वाले थे वो भी आ चुके थे, वो भी बिजनेस करने आए थे, इनके साथ डील कर लेता है। ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है कि भैया ये तो धोखा दे रहा है, ये डच के साथ डील कर चुका है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, आते हैं, 2 लपड़ मारते हैं और इसको उतार देते हैं, बोले भाई तू जा, तेरे को भी हम नवाब नहीं रखेंगे। तो मीर जाफर को भी क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब मीर जाफर को हटा देते हैं तो मीर जाफर का एक रिलेटिव होता है मीर कासिम, इस मीर कासिम को गद्दी पे बैठा देते हैं, मीर कासिम को गद्दी पे बैठा देते हैं। मीर कासिम जो है वो 1760 से लेके 1764 तक गद्दी पर रहता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है कि जो कैपिटल होती है उसको मुंगेर ले आता है, मुंगेर कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है। कैसे याद रखोगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन देखता है, मीर कासिम देखता है। तो इसलिए कैपिटल को कहाँ ले आता है, मुंगेर में कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है। कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर लेता है मीर कासिम, मुंगेर में कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है। सवाल पूछा जा सकता है, हु शिफ्टेड कैपिटल टू द मुंगेर, मीर कासिम, ठीक है, जो कि 60 से लेकर 64 तक था। अब क्या होता है, लेकिन मीर कासिम भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान हो जाता है, क्योंकि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन की भी एक सबसे बड़ी आदत क्या थी कि वो लोग तो छीनते थे, वो लोग तो क्या करते थे कि लूटने के लिए आए थे एक तरीके से, कि भाई पूर्ण रूप से बिजनेस पर्पज से आए थे और भारत से मैक्सिमम रिकवर करके ब्रिटेन ले जाना चाहते थे। तो यार जो मीर कासिम था, नवाब बना था, वो ही बोलता है, बोले यार और कितना लूटोगे, और कितना लूटोगे भाई, सब कुछ तो तुम कभी तो जमींदारी ले रहे हो, कभी आप दीवानी राइट्स ले जा रहे हो, कभी आप पूरे की पूरा रेवेन्यू ले जा रहे हो, ठीक है। तो मीर कासिम क्या करता है, वो जाता है और एक अलायंस बनाता है बाकी के राजाओं के साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ। वो अलायंस क्या होती है, मीर कासिम तो है ही बंगाल का नवाब, ठीक है, फिर अवध का नवाब होता है शुजाउद्दौला। ये किसका नवाब है, अवध का, अवध का शुजाउद्दौला। और आलमगीर द्वितीय जो कि मुगल है, दिल्ली में बैठा है, इसको शाह आलम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के बोले यार अपन तीनों अपनी आर्मी को एकजुट करते हैं और इस बार तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा करके यहाँ से भेज ही देंगे, ठीक है साहब। तो इनकी आर्मी और ब्रिटेन की आर्मी के अंदर युद्ध होता है, फेमस बैटल ऑफ बक्सर। अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, बैटल ऑफ बक्सर। ये तो आ गया था बैटल ऑफ प्लासी, ये लो बैटल ऑफ बक्सर 1764 एडी में। अब ये कौन कौन लड़ रहा है, बेसिकली कौन कौन लड़ रहा है, यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस, अब यहां कौन कौन है, मीर कासिम बंगाल का प्लस शुजाउद्दौला ऑफ अवध प्लस शाह आलम द्वितीय जो कि दिल्ली का मुगल का है। ये तीनों मिलकर के लड़ते हैं। मैंने बता दिया ये बंगाल का है नवाब, ये अवध का है और ये दिल्ली में बैठा ही है मुगल, ठीक है। लड़ते हैं, होता क्या है एज यूजुअल, इनके पास बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, इनके पास बहुत अच्छे हथियार हैं और काफ़ी लंबे समय से एनेक्सेशंस करते हुए आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है जीत किसकी होती है, इनकी जीत हो जाती है। तो बैटल ऑफ बक्सर भी ये हार जाते हैं, ये विक्ट्री, ये वॉन, दे वॉन, ब्रिटिशर जीत जाते हैं। बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद इतिहासकार ये मानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे आधिपत्य स्थापित हो चुका था, क्योंकि दो बड़ी बड़ी बैटल्स में बड़े बड़े नवाबों को जितने थे उनको हरा दिया। अब जब हरा ही दिया तो डर किस बात का, किसी राजा का डर तो रहा ही नहीं ना। पहले तो राजा का डर था कि यार राजा या तो मरवा देगा या राजा क्या करेगा, अपने को युद्ध करेगा और युद्ध में क्रश कर देगा अच्छी तरीके से, क्योंकि उसकी आर्मी से कहाँ लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले प्लासी में इतने बड़े नवाब को हरा दिया
और अब बक्सर के अंदर 3 नवाब, नॉर्थ इंडिया के 3 नवाब, और कोई मेजर पावर बचती नहीं है, इनको हरा दिया। अब जब इनको हरा दिया तो भैया सुप्रीमेसी एटलीस्ट बंगाल क्षेत्र में तो किसकी बन गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक तरीके से राजा बन गए यहाँ के लोग, ठीक है ना। सो बैटल ऑफ बक्सर को ध्यान रखिएगा 1764 वाली को, ठीक है, एक बार नोट करो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हार जाते हैं ये तीनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो क्या होता है, हर युद्ध के बाद, आप अब मॉडर्न काल में देखोगे ट्रिटी साइंस होंगी, हर युद्ध के बाद होगी। भाई युद्ध रुकवाने के लिए संधि तो करनी पड़ेगी ना, तो युद्ध रुकवाने के लिए यहाँ पर भी संधि होती है। जैसे वहाँ ट्रिटी ऑफ अलीनगर हुई थी, यहाँ कौन सी होती है? ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद ट्रिटी हो रही है, ध्यान रखिएगा 1765 के अंदर इलाहाबाद की ट्रिटी होती है। इसमें क्या करते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो वर्तमान में बंगाल, बिहार, उड़ीसा है, उसके सारे दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले जाते हैं। दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के जितने राइट्स हैं ना, कर लेने के जितने राइट है, एग्रीकल्चर कर लेने के जितने, लैंड रेवेन्यू लेने के जितने राइट्स हैं, वो किसके पास चले जाते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। तो ये दीवानी राइट्स चले जाते हैं। अब जब दीवानी राइट्स चले जाते हैं तो इतिहासकार मानते हैं कि वो समय ऐसा रहता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसके अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब ये हो जाता है कि एक तरफ तो नवाब है जो कहता है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूंगा, उसके नियम कायदे का पालन करो, और उसकी फौज है। एक तरफ ब्रिटिशर्स हैं, वो कहते हैं कि रेवेन्यू हम लेंगे, कर हम लेंगे, और कर नहीं दोगे तो हम आपको सजा देंगे, और हमारी फौज है। तो दो राजाओं के द्वारा एक तरीके से राज करा जा रहा है। इस तरीके के गवर्नेंस को क्या बोला जाता है? ड्यूअल गवर्नमेंट। तो ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट है बंगाल में 1765 से 1772 तक चलती रही, क्योंकि दीवानी राइट्स जो थे वो किन के पास आ गए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में आ गए थे, ठीक है। अच्छा, 1765 के अंदर गवर्नर बनता है बंगाल का पहला, रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बंगाल इन 1765। रॉबर्ट क्लाइव ही था जो इन सबको हराता हुआ आता है। तो पहला गवर्नर भी कौन बनता है बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव बनता है 1765 के अंदर, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं।